नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई क्लास में। आज जो हमें सर की क्लास होगी वो होगी सीजर के बारे में, एपिलेप्सी के बारे में। आसान शब्दों में समझे तो जो आपने सुने होंगे, दौरे पड़ना या मिर्गी के दौरे पड़ना। तो आज की क्लास में हम इसके बारे में सब कुछ जानेंगे कि ये क्या कारण होते हैं इसके, कितने स्टेज होते हैं उसके, कितने प्रकार होते हैं और किन किन बीमारियों में ऐसे ही लक्षण मिल सकते हैं, कैसे हम उनको पहचानें और क्या इसका उपचार है। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले आप प्लीज नीचे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आपके कोई कमेंट, सजेशन, डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए बुलाते हैं अमित सर को और शुरू करते हैं आज की क्लास। सीजर का मतलब होता है एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ ब्रेन। एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी मतलब जो अपने इलेक्ट्रॉनिक जो इम्पल्स जो है पूरे बॉडी में एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, एक दूसरे से कनेक्शन आते हैं। अब ये जंप करके कहीं पे भी चले जाए, है ना, जंप होने लगे, इनको बोलते हैं एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। तो एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन इज नोन एज सीजर। ठीक है, अब इसके रिकरेंट एपिसोड आ जाते हैं। रिकरेंट एपिसोड ऑफ एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को बोल देंगे एपिलेप्सी या फिर सीजर डिसऑर्डर। तो एक सीजर का मतलब होता है कि सिर्फ जो एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हुई है वो कहलाएगी। अगर ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी रिकरेंट एपिसोड हो रहे हैं इसके, तब आप उसको बोल दोगे सीजर डिसऑर्डर है या फिर एपिलेप्सी है। तो ये हो गई डेफिनेशन उसकी। और अपने इसके कॉजेज। एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही है, क्यों हो रही है एबनॉर्मल एक्टिविटी? इसका मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? बर्थ एस्फिक्सिया। जो डिलेड क्राई है, डिलेड क्राई होती है, उसमें क्या होता है, ब्रेन के कुछ पार्ट होता है, ब्रेन के कुछ पार्ट में जो है ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छे से नहीं हो पाती। ब्रेन की कुछ पार्ट में ऑक्सीजन सप्लाई अच्छे से नहीं हो जाती, तो वहां कहीं ना कहीं से स्कारिंग या डैमेज हो जाता है। ये स्कारिंग के कारण क्या है, जो नॉर्मल इंपल्स है वो नहीं पहुंच पाती सेल्स में। ब्रेन में कहीं पे भी अगर ऐसा होगा, कहीं स्कार हो गया है या फिर कहीं ट्यूमर हो गया है या फिर कोई स्ट्रक्चरल मालफॉर्मेशन है, कोई स्ट्रक्चरल डिफेक्ट आ गया, तो होगा क्या कि नॉर्मल इंपल्स है वो इंपल्स करेक्ट नहीं पहुंच पाएगा, कहीं ना कहीं से उसको इंपल्स पहुंचाने में दिक्कत आएगी। तो इंपल्स पहुंचाने में दिक्कत आएगी, प्रेशर आता है ब्रेन में, तो नॉर्मल इंपल्स की जगह कहीं पे भी इंपल्स उछलने लगेंगे। उछलेंगे, कम नहीं उछलेंगे, ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन एकदम से एक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी आ जाती है, इस कंडीशन को बोलते हैं अपन एपिलेप्सी। सीजर। बर्थ एस्फिक्सिया मोस्ट कॉमन कॉज हो गया। इसके अलावा क्या हो गया, ट्रॉमा। ट्रॉमा में भी सही यही सेम कंडीशन रहेगी। और ट्यूमर, स्ट्रक्चरल मालफॉर्मेशन, चार यही कॉमन कॉजेस होते हैं। इसके अलावा इन्फेक्टिव कॉज भी हो सकता है। इन्फेक्टिव मतलब न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस, ट्यूबरकुलोसिस, ब्रेन एब्सेस, ये सब कॉज है। ये सब मतलब अल्टीमेटली यही है कि ये स्ट्रक्चरल डिफेक्ट कर रहा है, स्ट्रक्चरल डिफेक्ट कर रहा है, तो नॉर्मल जो ट्रेवलिंग है इंपल्स की वो नहीं हो पा रही है, उसके कारण कभी भी इंपल्स गड़बड़ा जाती है एकदम से, तो उसको बोलते हैं सीजर। इन्फेक्टिव में फेब्राइल कंडीशन भी आएगी, फेब्राइल सीजर भी आ जाएगा उसमें। स्टेजेस क्या होती है? सीजर्स की 4 स्टेज होती है। प्री इक्टेरिक, तो ये इक्टेरिक फेज है। इक्टेरिक फेज 2 में डिवाइड हो जाती है, टोनिक और क्लोनिक, और पोस्ट इक्टेरिक फेज। प्री इक्टेरिक फेज क्या है, इसको फेज ऑफ ऑरा भी बोलते हैं। ऑरा मतलब इस फेज में पेशेंट को जो है एबनॉर्मल सेंसेशन आने लगते हैं, बॉडी में समझ में आने लगता है कि बॉडी में कुछ ना कुछ एबनॉर्मल होने वाला है। ये स्टेज ऑलमोस्ट
हो सकती है 5 से 10 मिनट की भी हो सकती है, या फिर 1 मिनट की भी हो सकती है। बस ये है कि इसमें आपको समझ में आ जाता है कि आपको कुछ ना कुछ एबनॉर्मल होने वाला है बॉडी में, तो अपन उसके लिए तैयार हो जाते हैं। अब आ जाते हैं इक्ट्रिक फेज। इक्ट्रिक फेज की इसमें 2 फेज है, टोनिक क्लोनिक। जो टोनिक फेज होती है, टोनिक फेज में क्या होता है, पूरे बॉडी की टोन बढ़ जाती है। जो मसल्स है, एब्डोमिनल मसल है, चेस्ट मसल है, जॉ है, सब क्या है, टोन बढ़ जाती है, एकदम से टोनी हो जाएंगे, दांत क्लिंच हो जाएंगी, टंग बाइट भी हो सकती है इस फेज में, यूरिनेशन भी हो सकता है, सब मसल जो है टोन हो जाती है, और ये ऑलमोस्ट 30 सेकेंड की होती है। इसके बाद आप कहते हैं क्लोनिक पे। क्लोनिक मतलब टोन बढ़ने के बाद फिर वो क्लोनस मूवमेंट होने लगते हैं, इस जर्की मूवमेंट होने लगते हैं। ये जर्की मूवमेंट्स कंटिन्यू चलते हैं 1 to 2 मिनट तक। ठीक, क्लोनिक फेज होगी। इस फेज में भी टंग बाइट हो जाएगी, यूरिनेशन हो सकता है, फ्रोथिंग हो जाएगी मुंह से। ऑलमोस्ट 1 to 2 मिनट के बाद मसल फटीग हो जाती है, मसल अपने आप रिलैक्स हो जाती है, वो पोस्ट इक्ट्रिक फेज में चले जाता है। पोस्ट इक्ट्रिक फेज में क्या हो जाता है, मोस्ट कॉमन होता है कंफ्यूजन। पेशेंट कंफ्यूज रहता है ऑलमोस्ट 30 सेकेंड टू 1 मिनट। कंफ्यूजन के साथ और क्या हो सकता है, पेशेंट कई बार अनकॉन्शियस रहता है, 15 to 20 मिनट के लिए सीधा आने के बाद अनकॉन्शियस ही पड़ा रहता है। डिप्रेशन, मसल फटीग और स्लीप, इसी वजह से पोस्ट इक्ट्रिक फेज ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 30 मिनट की होती है। इसमें पेशेंट या तो कंफ्यूज रहता है, अनकॉन्शियस रहता है, थका हुआ रहता है, उसको बिल्कुल मसल फटीग हो जाती है, कुछ भी करने की हिम्मत नहीं होती है। ये उसकी स्टेजेस हो जाती हैं। ये पूरी स्टेज सब में मिले ये जरूरी नहीं है, और कई लोगों में ये प्री इक्ट्रिक फेज नहीं होती, उनको सीधे सीजर्स आ जाते हैं। कई फेज में टोनिक क्लोनिक फेज नहीं होती। अभी सीजर्स के टाइप बताएंगे, उसमें बता देंगे कि इसमें टोनिक क्लोनिक फेज किस में होती है, किस में नहीं होती। ये पोस्ट इक्ट्रिक तो लगभग सभी में होता है। इसलिए अपन को जो पेशेंट को सीजर या फिर सिनकोप, 2 चीजों में बहुत कंफ्यूजन होता है, उसको सीजर हुआ था कि सिनकोप हुआ था, इससे डिफरेंशिएट करना रहता है पोस्ट इक्ट्रिक कंफ्यूजन से। अगर पोस्ट इक्ट्रिक कंफ्यूजन हुआ था उसको, तो फिर वो टिपिकल सीजर ही होगा। ट्रिगर पॉइंट तो है ही उसके, जो ट्रिगर पॉइंट रहते हैं इसके, जैसे अपने माइग्रेन है, माइग्रेन के भी ट्रिगर पॉइंट होते हैं, सेम ऐसे ही इसमें भी हैं। आपकी सीजर जो एब्नॉर्मल एक्टिविटी, हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस है, उसमें है हाई लेवल ऑफ कुछ भी आप कर रहे हो, स्ट्रेस, कंफ्यूजन है, कुछ टेंशन है, हाइट बर्न हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ट्रिगर पॉइंट सबके लिए अलग अलग होगा, लेकिन ट्रिगर पॉइंट होता ही है। ठीक है, ऑरा हम पहले भी बता चुके हैं, ऑरा जो है टिपिकल होता है और सिनकाइटियल होता है, मतलब जिसको जिस टाइप का ऑरा आता है, अलग अलग टाइप का हो सकता है, लेकिन जिसको एक टाइप का ऑरा आता है, एक पर्सन को हर बार वही ऑरा आएगा। फिर टाइप डिवाइड करते हैं। टाइप पहले आ जाते हैं 2 में, एक होता है पार्शियल सीजर, एक होता है सर हाई ग्रेड फीवर में भी सीजर सिम्टम दिख जाते थे। हाई ग्रेड फीवर में, हाई ग्रेड फीवर में बोला था ना कॉज में, हाई ग्रेड फीवर भी एक कॉज है। हाई ग्रेड फीवर में भी एब्नॉर्मल इलेक्ट्रिकल एपिलेप्सी मानेंगे? अपन एपिलेप्सी हमने भी कहा है कि सीजर जो एक बार आ रहा है तो उसको सीजर ही बोलेंगे, अगर रिकरेंट सेम एपिसोड आ रहा है तब आप उसको एपिलेप्सी बोलोगे। भले इसका कॉज फीवर ही हो बार बार, अगर फीवर भी बाहर तो फेब्राइल सीजर ही तो एक टर्म ही है ना। पार्शियल या जनरलाइज, पार्शियल सीजर में ये है कि बॉडी पूरी नहीं होगी, बॉडी का कोई भी एक पार्ट है, एक पार्ट में सीजर्स आएंगे। उसके बाद जनरलाइज ये है, जनरलाइज में पूरी बॉडी में सीजर्स के एपिसोड्स आएंगे। पार्शियल सीजर जनरली किन लोगों में होते हैं, जिन लोगों में किसी एक पर्टिकुलर लोब है, एक पर्टिकुलरली जैसे राइट टेम्पोरल लोब है, राइट टेम्पोरल लोब में कोई ट्यूमर है या फिर कुछ लीजन है, तो क्या होगा, लेफ्ट साइड की जो बॉडी है, लेफ्ट साइड की बॉडी में सीजर्स के एपिसोड आएंगे। जस्ट अपोजिट साइड का डायरेक्शन होता है ना। तो यहाँ कोई ब्रेन एब्सेस है या फिर कुछ पार्शियल सीजर यूजुअली अपन मानते हैं कि सीजर डिसऑर्डर नहीं होते हैं, ये कोई ना कोई इन्फेक्टिव कॉज होता है, या फिर कोई या तो ट्यूमर है या फिर कोई इक्सॉल है, उसके कारण सीजर आते हैं पार्शियल। जनरलाइज सीजर जनरली सीजर डिसऑर्डर्स में आते हैं, जो कंजेनाइटल बर्थ एस्फिक्सिया होता है उसमें जनरलाइज सीजर आते हैं। अब ये दोनों सीजर 2 भाग में डिवाइड किए जाते हैं। पार्शियल सीजर होते हैं सिंपल पार्शियल सीजर और कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर। सिंपल पार्शियल सीजर में क्या होगा, सिर्फ हाफ ऑफ द बॉडी है उसमें सीजर आएंगे, उसके बाद पेशेंट ठीक हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर में
अनकॉन्शियसनेस हो जाएगा पेशेंट को, सीजर्स के बाद अनकॉन्शियसनेस मिलेगी। इसमें से सिंपल में अनकॉन्शियसनेस नहीं होगा, कॉम्प्लेक्स में पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाएगा। अब जो जनरलाइज सीजर है उनके बहुत सारे टाइप्स हैं, उनको अपन थोड़ा थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं, बस नाम समझ में आना चाहिए। तो अभी जनरल पार्ट से जनरलाइज जो सीजर्स आते हैं उसमें अलग सीजर आते हैं। एक होता है जनरलाइज टोनिक सीजर, एक होता है जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर। ये दोनों समझ में आ गए। इसमें जनरलाइज टोनिक टोन बढ़ेगी, उसके बाद थोड़े टाइम बाद ठीक हो जाएगी, क्लोनिक नहीं आएगी। इसमें टोन भी बढ़ेगी, फिर क्लोनस भी आएगा। एब्सेंट सीजर क्या होता है, सिर्फ इसमें है कि पेशेंट को थोड़ी समय के लिए क्या होगा, माइंड एब्सेंट हो जाएगा। एब्सेंट सीजर मतलब पेशेंट खड़ा रहेगा, खड़ा खड़ा गिर पड़ा, ठीक है, या फिर बैठा हुआ है, बैठे होने के लिए थोड़े से उसके कम से कम 5-10 सेकंड के लिए उसको ऐसा हुआ कि कुछ पता नहीं चला क्या हुआ है, मतलब वो पीरियड उसके माइंड से गायब हो जाएगा, मेमोरी लॉस हो जाएगी। उसके 30 सेकंड में हुआ था, उसको कुछ होगा नहीं, ना तो वो गिरेगा ना कुछ होगा, आराम से बैठा रहेगा। बस ये कि उसका जो 30 सेकंड का जो एपिसोड है उसको गायब हो जाएगा। पेशेंट एब्सेंट सीजर में कंप्लेंट यही करते हैं कि पेशेंट को जो है पढ़ रहे थे, लेकिन पढ़ते पढ़ते उसको 30 सेकंड के बीच का कुछ पता ही नहीं चला क्या कब निकल गया। एब्सेंट सीजर वाले पेशेंट कम होते हैं, लेकिन इसको डायग्नोसिस करना बहुत आसान है। यूजुअली अपन इनको फंक्शनल बोलते हैं क्योंकि वो कंप्लेन भी इसी टाइप की करते हैं कि हमें आराम से पढ़ रहे थे, बैठे थे, मतलब कहीं जा रहे थे, जाते जाते ऐसा हुआ कि आधे समय के लिए हमें दिखा ही नहीं, कुछ गायब ही हो गया पीरियड। कई बार एक्सीडेंट हो जाते हैं इस टाइम पे, है ना, या फिर पीछे बैठा बैठा वो गिर पड़ा क्योंकि उसको पता ही नहीं था उसके साइड में हुआ क्या, डिसबैलेंस हो गया। एटोनिक सीजर और एब्सेंट सीजर में इसमें टोन कम हो जाती है, बॉडी पूरी टोन है, हाँ, मसल टोन लॉस हो जाएगी। खड़ा खड़ा होगा तो खड़ा खड़ा एकदम से गिर पड़ेगा, बैठा हुआ है बैठा एकदम से गिर पड़ेगा, गिर पड़ने के थोड़ी देर बाद और नॉर्मल हो जाएगा। एटोनिक सीजर और एब्सेंट सीजर, इन दोनों को आप जो फंक्शनल डिसऑर्डर है, फंक्शनल है कि नहीं है, उनसे डिफरेंशिएट सिर्फ उससे करते हो। पोस्ट इक्टेरिक कंफ्यूजन, पोस्ट इक्टेरिक कंफ्यूजन, ऑरा, और जो एपिसोड्स की टाइमिंग है, स्ट्रेस फैक्टर कुछ है कि नहीं, ये सब पूरा हिस्ट्री लेना पड़ेगा आपको। आप कोई भी पेशेंट आ रहा है कि हम एकदम से बैठे थे, बैठे बैठे बार बार गिर जाते हैं, तो आपको सबसे पहले पूछना पड़ेगा ऑरा कि उसको गिरने के पहले कुछ समझ में आता है कि नहीं, ठीक है। फिर आपको पूछना पड़ेगा जैसे ही आप गिरने से उठते हो तो जो आसपास वाले फैमिली मेंबर्स है उनसे पूछना पड़ेगा कि ये थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज होती है कि नहीं। उसके बाद पूछना पड़ेगा कि उसको उस एपिसोड का कुछ पता है कि नहीं, वो एपिसोड बिल्कुल गायब हो गया है कि उसके मेमोरी से कुछ भी पता है कि नहीं, या फिर कई बार ऐसा होता है कि आंख बंद करिए लेकिन सुनाई दे रहा है। पेशेंट कई बार बताता है कि हमारी आंखें बंद रहती लेकिन हमारी सुनाई सब देता है। वो काय में होगा, फंक्शनल में होगा, गायब होगा, वो इसमें होगा। फिर एपिलेप्सी के जो टिपिकल जो एपिसोड्स होते हैं उसमें, मतलब एपिलेप्सी ऐसी नहीं होती कि दिन में 25-26 बार आ जाए, 2-3 दिन में एक बार या फिर हफ्ते में एक बार, इस टाइप के एपिसोड्स आते हैं। अलग से कोई उसको स्ट्रेस फैक्टर या फिर टेंशन वाला फैक्टर तो नहीं है जिससे अपन माने कि वो फंक्शनल है कि ट्रू सीजर्स हैं। तो ट्रू सीजर और फॉल्स सीजर, सबसे जो एपिलेप्सी वाला चैप्टर है इसमें आपको सिर्फ 2 ही चीजें पता करनी है। पहला कि जो उसको सीजर्स आ रहे हैं वो अगर जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर है वो तो आपको दिख ही रहे हैं, ठीक है। जनरलाइज टोनिक क्लोनिक के अलावा कोई अलग टाइप के सीजर आ रहे हैं, एटोनिक सीजर आ रहे हैं, एब्सेंट सीजर आ रहे हैं, टोनिक सीजर आ रहे हैं। टोनिक सीजर से भी कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि जो हाइपोकैल्सीमिया है और अलग इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस है उसमें भी टोन यूजुअली बढ़ जाती है। तो पेशेंट प्रेजेंट करते हैं सीवियर टोन इंक्रीज के साथ आते हैं अपने पास, एक्यूट ऑनसेट ब्रेथलेसनेस के साथ आते हैं। तो उनसे अगर आपको कंफर्म करना है कि वो सीजर है या नहीं है तो यही सब चीजों की हिस्ट्री आपको लेनी पड़ेगी। टंग बाइट की हिस्ट्री लेनी पड़ेगी। कोई भी अगर फंक्शन होगा ना उसमें कभी भी मेजर ट्रॉमा नहीं होगा। मेजर ट्रॉमा मतलब कभी भी आप उसको ऐसा हो सकता है कि वो गिर पड़ा और हल्की सी खरोच आ गई। हेड में मेजर ट्रॉमा या फिर हाथ या पैर में कोई फ्रैक्चर, ये अगर मिल रहा है तो वो ट्रू सीजर ही होगा। कोई भी फंक्शनल आदमी अपने आप इतना तेज नहीं कर पाएगा कि उसको कोई इतना बड़ा ट्रॉमा हो जाए। दूसरा, टंग बाइट कभी भी नहीं मिलेगी काय में, सूडो सीजर में, है ना। तीसरा, यूरिनेशन तो कभी मिल ही नहीं सकता,
कभी भी कोई भी कितना भी फंक्शन हो, यूरिनेशन कपड़ों में नहीं करेगा वो। तो अगर यूरिनेशन हुआ है तो 100% सीजर ही है। दो तीन चीजें ही है, एक यूरिनेशन, एक टंग बाइट, ये दो मिल रही हैं मतलब वो 100% सीजर है। दूसरा पोस्ट एक्टल कंफ्यूजन मिल रहा है मतलब 100% सीजर है। पोस्ट एक्टल कंफ्यूजन उसको मिलेंगे, वो पूछते कैसे हैं, पेशेंट अगर एकदम से उठा, पेशेंट की अटेंडेंस पूछेंगे, जैसे ही वो उठा झटके देने के बाद उठा तो वो थोड़े से देर के लिए थोड़ा ऐसे इधर उधर आंखें देखता रहेगा और पहचानेगा नहीं, मतलब 10-15 मिनट के लिए थोड़ा ऐसे इधर रहेगा, कहाँ हूँ, कहाँ आ गया मैं, इस टाइप का बोलेगा। मतलब हार्डली ये सेकंड 15-20 सेकंड का हो सकता है ये पीरियड, लेकिन 15-20 सेकंड के लिए वो रहेगा कंफ्यूज। ठीक है। और सर में मेजर ट्रॉमा हो रहा है, वो कंफर्म कर देगा कि सर में मेजर ट्रॉमा हुआ है, मतलब उसको सीजर का ही एपिसोड आया होगा। आग लग गई, बर्न हो गया, उसको छत से गिर पड़ा था वो सीजर के दौरान। तो ये सब चीजें, ये सब डिफ्रेंशिएट कर लेती हैं कि ट्रू सीजर हुआ था कि फॉल्स सीजर हुआ था, है ना। ऑरा एक्सप्लेन कर पाता है पेशेंट? ऑरा कई लोगों को तो आता ही है ना, ऑरा कई लोगों को आता है। जैसे बताया ना, ऑरा किस किस चीजों में आता है, हाइपोग्लाइसीमिया में आता है, माइग्रेन में आता है, जिसमें पेशेंट को समझ में आ जाता है। हाइपोग्लाइसीमिया में तो कई लोगों को आते ही है। कई लोग नहीं बोलते कि हमारे हाथ पैर में झुंझुनाहट आने लगती है तो हम चॉकलेट खा लेते हैं, पसीना आने लगता है, झुंझुनाहट आने लगती है, तो ये हाइपोग्लाइसीमिया का यूजुअली आता है। लेकिन इसमें भी सीजर डिसऑर्डर में भी लोगों को आता है, नहीं तो हर कोई लोग गिर पाएंगे। अब बताओ, कोई सीजर डिसऑर्डर वाले कई पेशेंट अपने पास आते हैं, सब लोग गाड़ी चला के आते हैं, है ना। कोई भी अगर गाड़ी चलाते चलाते उसको सीजर आ गया तो उसको तो हमेशा के लिए बैन करना पड़ेगा गाड़ी चलाना। लेकिन उन लोग को समझ में आ जाता है, मतलब कुछ ना कुछ एबनॉर्मल एक्टिविटी उनके बॉडी में होने लगती है, उनको लगता है कि हमें जो कुछ होने वाला है, तो वो खुद गाड़ी बंद करके खाली गाड़ी रोक के वो बाजू में खड़े हो जाते हैं। कभी नहीं देखा होगा किसी को गाड़ी चलते चलते सीधे आते हुए देखे हैं? नहीं देखे होंगे कभी, है ना। उन सबको और थोड़ा बहुत आता है, लोगों को समझ में आ जाता है कि हमें आने वाला है सीजर। इन्वेस्टिगेशन इसके पता ही है। अगर आपको कोई स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी देखनी है तो एमआरआई करा लो, एमआरआई में क्या स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी है। इसके अलावा ईईजी जो है, ईईजी से आप उसको कंफर्म भी करोगे कि वो फंक्शन है कि, लेकिन ये कंफर्मेशन सिर्फ तभी कर सकते हैं जब उसको 24 घंटे के अंदर ईईजी करा लें, या फिर दूसरा इसका लोकलाइजेशन कर सकते हैं, सीजर कहाँ से पैदा हो रहा है। ईईजी में जितने भी लोब्स हैं उसमें लोब्स में समझ में जाएगा। ये आगे सर्जिकल ट्रीटमेंट में काम आता है कि लोकलाइज कर लो, उस लोब को ही उड़ा देते हैं कई बार। अगर रिकरेंट सीजर आ रहे हैं, ठीक ही नहीं हो रहे हैं दवाई के बाद भी, तो फिर उसको ऑपरेशन ही करना रहता है। सर अगर उसके फंक्शन अब ये तो सीजर बचना है, पहले तो जिंदगी बचेगी ना। सीजर ही उसको कंटिन्यू आ रहे हैं, बाकी फंक्शन करके भी क्या करेगा, पहले तो उसको बताएंगे। प्रायोरिटी क्या है तुम्हारी? प्रायोरिटी तो वही है, लेकिन उसको अब भैया अपने सब कुछ दे दिया, मल्टीपल उसको एंटी कन्वर्जेंट अपन दे रहे हैं, लेकिन उसके सीजर ठीक ही नहीं हो रहे हैं, इंजेक्टेबल भी दे दिए तो भी ठीक नहीं हो रहा है। ट्रीटमेंट क्या दोगे ये बताओ? ट्रीटमेंट में आप देखो, ट्रीटमेंट में आप दो चीजें दोगे, एक होता है एक्यूट एपिसोड्स में क्या देना है, दूसरा आगे रिकरेंट एपिसोड ना हो उसके लिए प्रोफाइलैक्सिस क्या देनी है। ठीक है ना। तो प्रोफाइलैक्सिस डिपेंड करती है कि आगे इसका है क्या चीज, उसमें अगर जो अंडरलाइन कॉज है, अंडरलाइन कॉज को ट्रीट कर दोगे। एंटी एपिलेप्टिक कायदे से तब तक देनी रहती है, अगर किसी पेशेंट को सीजर आ चुका है तो उसको एंटी एपिलेप्टिक तब तक देनी है जब तक अगर उसको बॉडी में कोई स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी थी तो वो स्कारिंग जो है, वो स्कारिंग पूरी तरीके से ठीक हो गई है तब तक। जैसे उसको ट्यूबरक्लोर एब्सेस हो गई थी, ट्यूबरक्लोमा था, न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस थी, या फिर ब्रेन में कोई एक्सॉल हो गया है, ट्रॉमा है, ट्रॉमा के कारण उसको सीजर आए थे। किसी को किसी स्कारिंग के कारण एक बार उसको सीजर आ गया है तो ये स्कारिंग जब तक खत्म नहीं हो जाती है उसको एमआरआई में, तब तक अपन उसको एंटी एपिलेप्टिक देते रहते हैं। ये एक उसमें है क्या, ये तो हो गया जिसको स्कारिंग हुई है। जिसको स्कारिंग नहीं है उनके लिए एपिलेप्सी के लिए ट्रीटमेंट क्या है, इंडिकेशन है, इसके लिए इंडिकेशन है कि कम से कम 3 साल तक उसको एंटी एपिलेप्टिक देनी है विदाउट डोज मॉडिफिकेशन के। डोज आप कंटिन्यूसली उसी उतना ही देते रहो। जिसको सीजर डिसऑर्डर है उसको 3 ईयर तक देते रहो। 3 ईयर तक आपको देने के बाद उसको नहीं आया है सीजर, मतलब लास्ट एपिसोड ऑफ सीजर है, उसके 3 साल तक आपने एंटी एपिलेप्टिक देने के बाद उसको सीजर नहीं आया है, तब आप उसको डोज धीरे धीरे टेपर कर सकते हो। ठीक है, ये अपनी क्लिनिकल गाइडलाइन है, अपन यही फॉलो करते हैं। अगर आपको अगर कोई स्ट्रक्चरल डिसीज है तो स्ट्रक्चरल डिसीज जब तक ठीक नहीं हो जाती तब तक देना है, और स्ट्रक्चरल डिसीज नहीं है, आपको मतलब सीटी एमआरआई नॉर्मल आ रहा है, सीजर डिसऑर्डर ही है उसको,
तो आपको 3 साल तक देना है। 3 साल तक देने के बाद अगर उसको सीजर नहीं आते हैं तो फिर धीरे धीरे उसको टेपर करते जाते हैं। अब एक्यूट में क्या क्या देना है ट्रीटमेंट? एक्यूट एपिसोड आया है उसके लिए क्या देंगे अपन? इंजेक्शन एप्टॉइन है। इंजेक्शन एप्टॉइन का डोज क्या है? 15 to 20 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट देना है, लोडिंग डोज। मतलब ऑलमोस्ट अगर 60 केजी का कोई है तो उसको अपन को 800 मिलीग्राम देना है, ठीक है। 50 का है तो उसको 700 मिलीग्राम देना है। ज्यादातर लोग अपने यहाँ आते हैं जो 50-60 के आसपास ही के होते हैं वजन के, तो 7 एम्प्यूल देना है कि 8 एम्प्यूल देना है। इसको देना है 100 ml NS में ओवर 15 to 20 मिनट्स में देना है, ठीक है। ये 15 to 20 मिनट देना जरूरी है, क्योंकि आप अगर जल्दी नहीं दोगे, स्लोली लगा दोगे तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 100 ml में ही देना है, ज्यादा डाइल्यूट नहीं करना है उसको, फास्ट देना है, ठीक है। अगर इससे ठीक नहीं होता है, कंटिन्यूसली सीजर आते रहते हैं, तो क्या करोगे? इसका डोज बढ़ा दोगे। एप्टॉइन को 20 से 25 मिलीग्राम आधे घंटे, अपन ने देख लिया एक बार लगाने के बाद आधे घंटे में सीजर कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो 20 से 25 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट फिर से लोडिंग दे सकते हो उसको, फिर से दे दो। मतलब 8 से नहीं हुआ तो फिर 10 एम्प्यूल दे दो आगे, फिर से लोडिंग दे दिया अपन ने 20 से 25 मिलीग्राम का। फिर भी ठीक नहीं हुआ तो क्या करोगे? डायज़ेपाम लगाओगे। डायज़ेपाम का इन्फ्यूजन भी दे सकते हैं इसमें। डायज़ेपाम तो अपन इसके साथ ही दे देते हैं, लेकिन इसके बाद भी नहीं ठीक होता तो डायज़ेपाम का इन्फ्यूजन चालू कर देते हो। इसके बाद भी नहीं ठीक होता तो फिर उसको सीधे एनेस्थेटिक को बुला के उसको इंटूबेट कर दो और सेलेक्ट कर दो प्रोपोफॉल या मिडाजोलम देके, मिडाजोलम या फिर प्रोपोफॉल देके उसको सीरियस पूरा रेस्पिरेटरी पैरालिसिस कर दो। कुल मिला के अल्टीमेटली उसको ये है कि उसको सेडेट ही करना है इसको। इसके अलावा अपन और क्या क्या एंटी एपिलेप्टिक यूज करते हैं? ये तो सिर्फ एक्यूट का ट्रीटमेंट हो गया। क्रोनिक के लिए अपन क्या क्या दे सकते हैं? कोई भी एंटी एपिलेप्टिक जो है प्रेगनेंसी में सेफ नहीं है, सिर्फ एक ही है जो थोड़ी बहुत सेफ्टी रूल दिखाया है, वो लेवेट्रास्टाम है। लेवेट्रास्टाम है जो कि थोड़ी सेफ है प्रेगनेंसी में, बाकी ऐसे तो कोई भी सेफ नहीं है। लेवेट्रास्टाम का डोज कितना होता है? 250 से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट हमेशा इसका स्लो डोज से करते हैं, उसको धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं। 250 से चालू करो, 250 BD से चालू करो, फिर उसको 500, 750 और 1000 मिलीग्राम में भी शिफ्ट कर देते हैं। नॉर्मल डोज अपन 500 मिलीग्राम BD दे देते हैं, ये रूटीन डोज देते हैं। लेकिन ये सेडेशन बहुत ज्यादा कराता है कई लोगों को, आप देखो, इसलिए स्टार्टिंग आप स्लोली करो। एकदम से आप उसको 500 TDS दे दोगे ना, कोई सीरियस डिसऑर्डर वाले पेशेंट को बोलेगा कि हम जब से दिए तब से सो ही रहा, वो उठे नहीं है। तो आप शुरुआत में 250 दो उसको, 250 देने के बाद फिर ग्रेजुअली बढ़ाते जाओ। एप्टॉइन का डोज कितना होता है? 100 मिलीग्राम TDS एडल्ट डोज है इसका। जितनी भी एंटी एपिलेप्टिक हैं वो यूजुअली मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कराती हैं, तो उनको अपन को उनके साथ विटामिन B12 और फॉलिक एसिड साथ में देना रहता है। आप जितने भी कोई पेशेंट है सीजर डिसऑर्डर का आपके पास आ रहा है, आप उसको रूटीन चेकअप कराओगे तो वो सिर्फ एंटी एपिलेप्टिक खाता रहता है, तो उसको देखो एनीमिया निकलेगा। एप्टॉइन के अलावा क्या दे सकते हैं? कार्बामेज़ापिन, टेग्रिटाल नाम से आती है, 200 मिलीग्राम TDS इसका डोज है। और सोडियम वेलप्रोएट देते हैं, वेलप्रोइक एसिड, इसका डोज कितना है? 500 मिलीग्राम BD या TDS। और इसी के अलावा एक डाई वेलप्रोएट सोडियम भी आता है, मतलब उसका और मॉडिफाइड वर्जन आ गया है। और क्या देते हैं? बच्चों में यूज करते हैं, बच्चों में रिकरेंस ना हो उसके लिए क्या यूज करते हैं? फेब्राइल सीजन में क्या देते हैं? वो देते हैं सर, लार्जनली किस हैं? फिनोवाल्टोन तो देते हैं, फिनोवाल्टोन तो बच्चों में भी देते हैं, प्रेगनेंसी में भी देते हैं। अगर जिसको सीजर फेब्राइल सीजर जिसको आते हैं, फेब्राइल सीजर जिसको आते हैं ना, उन लोग को जब भी फीवर आता है उसको एक कौन सी मेडिसिन तो है, याद ही नहीं आ रही, क्लोबाजेम देते हैं शायद। हाँ, क्लोबाजेम 5 मिलीग्राम है, उसको स्टार्ट कर देते हैं चेस्ट में। किसी भी फेब्राइल, मतलब जिसको एक बार फेब्राइल सीजर का एपिसोड आ गया है उसको वही देते हैं कि थोड़ा सा प्रोफाइलेक्सिस दे देते हैं ना अपन, प्रोफाइलेक्सिस दे देते हैं। ऐसा कोई डॉक्यूमेंटेड रोल नहीं है इसके लिए। कुछ लोग बोलते हैं, कुछ स्टडी हुई है कि उसको अगर किसी को एक बार फेब्राइल सीजर हो गए हैं तो उसको आप 1-2 साल तक उसको वेलप्रोएट सोडियम का लो डोज देते रहो, जिससे कि उसको रिकरेंट सीजर नहीं आए। लेकिन ये भी कोई प्रूवन नहीं है, ज्यादातर लोग नहीं देते।
और जिसको फीवर हुआ तो वो बस यही है कि जिसको अगर लगातार देने की जरूरत नहीं है, अगर उसको फीवर आता है तो आप चालू कर सकते हो, चाहे तो। नहीं आता तो जरूरत नहीं है।